Good afternoon everyone. Welcome to Infinity Learn. My name is Vibhati Jain and I am your physics educator on Infinity Learn, right? So आज के सेशन में हम वन डिमेंशनल मोशन के कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे आपको जितना भी वन डिमेंशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी की सारे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है? सो दिस सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज जेई स्टूडेंट्स. तो फटाफट से आ जाओ, फटाफट से अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लो, बिकॉज यहाँ के जो 5 क्वेश्चंस है, दिस 5 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और हम इजी से कॉन्सेप्ट को कैसे इन क्वेश्चंस को डिकोड करके अप्लाई करेंगे वो आज हम आपको सिखाएंगे. चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, उसको कैसे डिकोड करके अपनी सिंपल इक्वेशंस अप्लाई करनी है, वो सारी चीज़ें आज यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. A stone falling from the top of a vertical tower has descended x meter when another is dropped from a point y meter below the top. If they fall from rest and reach the ground together, find the height of the tower. ठीक है मैम, ये क्या कर दिया आपने, तो एक ही बार में क्वेश्चन पढ़ लिया. अब कैसे इसको डिकोड करें, है ना? एक ही बार में क्वेश्चन सारा की सारा हमने पढ़ लिया और कुछ समझ नहीं आया कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो जब भी आपको लगे कि क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, विजुलाइज करना स्टार्ट करो, है ना? विजुलाइज कैसे करोगे? पेन उठाओ, पेपर उठाओ और जो जो लाइन आपको समझ में आती है उसके हिसाब से डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो, राइट? सो स्टोन आपका फॉल हो रहा है टॉप ऑफ वर्टिकल टावर, तो ये आपका टॉप समझ लो, टॉप से स्टोन आपका फॉल होगा, ठीक है? चलो इतनी चीज़ समझ में आ गई. एंड इट हैज़ डिसेंडेड x मीटर, ठीक है? ये x मीटर नीचे आ चुका है, x मीटर नीचे आ चुका है इस पॉइंट पे. लेट्स से दिस टाइम इज t इज इक्वल्स टू t1, है ना? t इज इक्वल्स टू t1 टाइम में ये x मीटर नीचे आ चुका है. व्हेन अनदर इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट y मीटर बिलो द टॉप, मतलब एक दूसरा स्टोन है जो कि टॉप से y मीटर नीचे से ड्रॉप किया गया, है ना? जब पहला स्टोन x मीटर नीचे आया उस टाइम पे दूसरा स्टोन y मीटर बिलो द टॉप से ड्रॉप किया गया. क्वेश्चन में अगली इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? इफ दे फॉल फ्रॉम रेस्ट एंड रीच द ग्राउंड टुगेदर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. मतलब यहाँ पे जब स्टोन था फर्स्ट वाला, तब सेकंड वाला स्टोन आपने y मीटर बिलो द टॉप ड्रॉप किया और आफ्टर ड्रॉपिंग दिस 2 स्टोन्स, ये दोनों की दोनों क्या हैं? साइमल्टेनियसली ग्राउंड को रीच कर रहे हैं, राइट? तो फर्स्ट स्टोन यहाँ पे आएगा, सेकंड स्टोन यहाँ पे आएगा, राइट? जब आपने सेकंड स्टोन ड्रॉप किया तो फर्स्ट स्टोन ने इतना डिस्टेंस कवर किया और सेकंड स्टोन ने इतना डिस्टेंस कवर किया. इन दोनों ने ये डिस्टेंस सेम टाइम में कवर किया. क्वेश्चन में बोला कि ये जो डिस्टेंस है आशीष क्या है? सेम टाइम में कवर हुआ है, राइट? अब देखो हाइट ऑफ द टावर h मान लो, तो आउट ऑफ h x इसने कवर कर लिया, तो बचा कितना? h माइनस एक्स, राइट? सिमिलरली हाइट ऑफ द टावर h है जिसमें से y नीचे जाके ड्रॉप किया है, तो इसने कितना कवर किया? h माइनस वाई, राइट? और क्वेश्चन के हिसाब से h माइनस एक्स को एंड h माइनस वाई को दोनों को कंप्लीट करने में सेम टाइम लगाया है दोनों स्टोन्स ने, राइट? ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. अब इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं. इन द नेक्स्ट स्लाइड हमें हाइट ऑफ द टावर बताना है. सो लेट्स मेक दिस डायग्राम ओवर हियर. एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं जिससे क्वेश्चन को आप इजीली विजुलाइज कर पाओ. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टोन, दिस इज टॉप ऑफ द टावर, ठीक है? इनिशियली इसको ड्रॉप किया गया, दिस इज फर्स्ट स्टोन. जब ये x मीटर नीचे आ गया, ठीक है, लेट्स से टाइम t इज इक्वल्स टू t1, ये आपका हाइट है x, हाइट ऑफ द टावर कैपिटल H अज्यूम कर लो, राइट? तो रिमेनिंग डिस्टेंस इसने h माइनस एक्स कवर करना है यहाँ से, ठीक है? रिमेनिंग डिस्टेंस इज h माइनस एक्स. नाउ वी हैव अनदर स्टोन, जो कि हमने ड्रॉप किया है टॉप से y मीटर नीचे जाके
u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. सो रिमेनिंग डिस्टेंस जो इसको कवर करना है दैट इज h माइनस वाई, राइट. ठीक है, h माइनस एक्स और h माइनस वाई को कवर करने में दोनों को सेम टाइम लगता है. सो लेट्स अज्यूम दैट दोनों का टाइम क्या है, t और t. ऑलराइट, अब देखो पहले हम x मीटर की जर्नी की बात करते हैं. फॉर द फर्स्ट स्टोन, फॉर द फर्स्ट स्टोन इनिशियल x मीटर कवर किया विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा g. तो आपके लिए x हो जाएगा हाफ g t1 स्क्वायर. यहां से आपको t1 मिलेगा, t1 स्क्वायर मिलेगा 2x अपॉन g. ठीक है, अभी इसको यहीं तक रहने दो, आगे कुछ नहीं करना. t1 स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 2x अपॉन g, है ना. अब देखो यहाँ आके इसकी वेलोसिटी अज्यूम करते हैं v, वो किसके बराबर हो जाएगी, gt1 के बराबर, बिकॉज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. u 0 है, ए टी के बराबर होगा a इज g एंड t इज इक्वल्स टू t1. सो फॉर द फर्स्ट स्टोन अगेन h माइनस एक्स कवर करने में इक्वेशन लगाऊंगी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो s आपका है h माइनस एक्स, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी gt1, कितने टाइम में कवर हो रहा है, t टाइम में, तो u इंटू टी प्लस हाफ g t स्क्वायर. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ बात करते हैं सेकेंड स्टोन की, है ना. सेकेंड स्टोन को देखो, सेकेंड स्टोन की अगर मैं बात करूं, सेकेंड स्टोन, तो उसके लिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर होना है, h माइनस वाई. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0. तो h माइनस वाई इज इक्वल्स टू जस्ट हाफ जी टी स्क्वायर. अब देखो हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के इक्वेशन 1 में पुट करो, यू विल गेट h माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जी टी टी वन प्लस हाफ जी टी स्क्वायर विच इज h माइनस वाई. h से h कैंसिल हो जाएगा, यू गेट y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जी टी टी वन, राइट. यहाँ से आपकी t की वैल्यू आ जाएगी y माइनस एक्स अपॉन जी टी वन, है ना. इस t की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन 2 में रखो, तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 में अगर मैं t की वैल्यू उठा के रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, फटाफट से साथ में सॉल्व करते जाओ. देखो मैंने आपसे बोला था इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स साइमल्टेनियसली क्लियर होंगे, राइट. सो y h माइनस वाई इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर. टी स्क्वायर आपका क्या है, y माइनस एक्स अपॉन जी टी वन होल स्क्वायर. तो h हो जाएगा y प्लस जी बाई टू y माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर t1 स्क्वायर. t1 स्क्वायर क्या है, 2x अपॉन जी. यहाँ से उठा के रखा हमने जो फर्स्ट स्टेप किया था, ये g से ये g कैंसिल, ये g से ये g कैंसिल, तो मेरे पास आ गया h इज इक्वल्स टू y प्लस y माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x. ठीक है, इसको थोड़ा सा फर्दर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं गाइस, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और तो आपको मिलेगा h इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई 4x, और ये आपका हो जाएगा 4xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई 4x, राइट. तो 4xy माइनस 2xy क्या आ जाएगा, प्लस 2xy. तो कैपिटल H आपका जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 4x, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट गाइस, ये आपका है x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x इज योर हाइट, है ना. तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना था, t1 निकालना था, फिर h माइनस एक्स के लिए इक्वेशन, h माइनस वाई के लिए इक्वेशन, और इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके यू कैन कैलकुलेट हाइट ऑफ द टावर, राइट. अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी थोड़ा सा अनसर्टेन लग रहा है, थोड़ा सा भी डाउट है गाइस, वीडियो को पॉज कीजिए और वापस खुद से ट्राई कीजिए, है ना. और अगर आपको लगता है कि फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन हमारे सारे डाउट्स यहीं पे ख़त्म हो जाने चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Divide a plane 10 meter long and 5 meter high into 3 parts so that a body starting from rest takes equal time to slide down these parts. Also find the time taken. है ना? तो मेरे पास एक प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, इनडायरेक्टली बोला गया है कि इंक्लाइन प्लेन है जो 10 मीटर लॉन्ग है. लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज 10 मीटर लॉन्ग एंड इसका हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 5 मीटर. है ना? तो ये आपका अगर एंगल थीटा है तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, दिस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस. तो आपका जो साइन थीटा आएगा वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एच, तो हो जाएगा 5/10 विच इज 1/2. ठीक है. अब देखो पार्टिकल यहाँ से रेस्ट से स्लाइड होगा, है ना, पार्टिकल रेस्ट से स्लाइड होगा, स्लाइड होना स्टार्ट करेगा. देखो g नीचे लगेगा, ठीक है, बट g का एक ही कंपोनेंट जो है वो इसको एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन. एंड दैट कंपोनेंट, अगर ये थीटा है तो गाइज ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, और ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा g साइन थीटा. सो g साइन थीटा इसको अलोंग द इंक्लाइन क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, राइट. तो यहाँ से आपका जो एक्सेलरेशन है दैट इज g साइन थीटा एंड दैट इज 10 इंटू साइन थीटा इज 1/2, तो ये जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अभी क्वेश्चन का कुछ ही पार्ट सॉल्व हुआ है ना. बोला क्या, इस इंक्लाइन को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं, इक्वल अनइक्वल कुछ नहीं पता, इस इंक्लाइन को ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है सो दैट हर पार्ट को कवर करने में इक्वल टाइम लगे, हमें वो टाइम बताना है, राइट. ठीक है. तो देखो यहाँ पे इंक्लाइन बना लेते हैं, दिस इज थीटा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रेस्ट से स्टार्ट होता है यहाँ पे, और लेट्स से ये पहला पार्ट है x1 तक, x1 से x2 दूसरा एंड x2 से x3 तीसरा पार्ट है. सो 0 to x1 कवर करने में लेट्स अज्यूम t टाइम लगा, है ना. x1 to x2 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, अगेन t टाइम, एंड x2 to x3 अगेन कवर करने में कितना टाइम लगेगा, t टाइम. ओके, नॉट t3, इट्स t. फाइन. सो यहाँ से गाइस एक और चीज़ आप बता सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, देखो 0 to x2 का अगर टोटल टाइम देखें तो कितना हो जाएगा, 2t. सिमिलरली 0 to x3 का टोटल टाइम देखोगे तो क्या हो जाएगा, 3t, राइट. सारे पार्ट्स को इक्वल टाइम में कवर किया जा रहा है ना, सारे पार्ट्स को इक्वल टाइम में कवर किया जा रहा है. तो अगर मैं 2 पार्ट की बात करूं तो 2t टाइम लगेगा, और तीनों पार्ट्स की बात करूं तो कितना टाइम लगेगा, 3t. सिंपल. अब देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो s इज इक्वल्स टू हाफ GT² लगेगा सीधा सीधा, है ना. सो लेट्स अप्लाई दिस इक्वेशन फॉर द फर्स्ट पार्ट. तो x1 हो जाएगा हाफ g, सॉरी दिस इज a नॉट g, बिकॉज इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज d साइन थीटा गाइस, है ना. हाफ at², नॉट gt². इसको करेक्ट करो, सारे के सारे बच्चे इसको करेक्ट करो फटाफट से. हाफ at², सो इट विल बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ a इज इक्वल्स टू 5 इंटू t². तो 5/2 t² आपका क्या आ गया, x1 आ गया. अगर मैं x2 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ a 2t का होल स्क्वायर, है ना. 2t का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4t² विच इज इक्वल्स टू अगेन 5/2 t² टाइम्स वॉट, 4. एंड x3 की बात करें तो ये हो जाएगा हाफ a, अगेन इसको टाइम कितना लगा, 3t, तो ये हो जाएगा 3t का होल स्क्वायर विच इज 9t², एंड ये हो जाएगा 9 टाइम्स 5/2 t². लेकिन x3 तक टोटल जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर, है ना. दिस टोटल लेंथ इज गिवन एज 10 मीटर, तो इसको 10 मीटर के बराबर पुट करो तो यूल गेट 9 इंटू 5/2 इंटू t² इज इक्वल्स टू 10. तो यहाँ से आपको t² मिलेगा 4/9 एंड t विल बी अंडर रूट ऑफ 4/9 विच इज इक्वल्स टू 2/3 सेकेंड्स, राइट. सो टोटल जो t का वैल्यू आया दैट इज 2/3 सेकेंड. 0 से x1 को कवर करने में लगेगा 2/3 सेकेंड,
x1 से x2 2/3 and x2 to x3 again 2/3, right? Similarly, if you know the value of t, you can find the value of x1, x2 and x3 as well. x3 is given, x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. इनफैक्ट आप 0 से x1 फाइंड कर सकते हो, x1 टू x2 फाइंड कर सकते हो एंड x2 टू x3 भी फाइंड कर सकते हो, राइट? तो ये सारी वैल्यूज़ आप अपने होमवर्क में फाइंड करेंगे, है ना. और जैसे ही आपका होमवर्क कंप्लीट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मैम होमवर्क डन, राइट? एंड इनफैक्ट आप आंसर भी कमेंट सेक्शन में डालेंगे ताकि मुझे पता चले कि आपने सही किया है या गलत, राइट? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. The driver of a car moving at 30 meter per second suddenly sees a truck that is moving in the same direction at 10 meter per second and is at 60 meter ahead. है ना. एक लाइन पढ़ी, उसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं कि सिचुएशन क्या चल रही है. कार है वो 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, इसको सडनली अपने से 60 मीटर आगे एक ट्रक नज़र आती है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है. नॉट 20, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है. द मैक्सिमम रिटार्डेशन ऑफ द कार इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अगर कार को रिटार्डेशन ब्रेक लगाना है तो मैक्सिमम उसका जो रिटार्डेशन पॉसिबल है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. There are two parts in this situation. पहला part, will the collision occur if the driver's reaction time is 0? If so, when? अगर ड्राइवर का रिएक्शन टाइम 0 है, मतलब ड्राइवर ने देखा कि आगे ट्रक है और तुरंत ब्रेक मार दिया, है ना, झटके से ब्रेक मार दिया, झटके से कार रुक गई. आपको बताना है कि अगर रिएक्शन टाइम 0 है, जैसे ही ट्रक को देखा ब्रेक अप्लाई हुआ और कार का रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद कार कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप हो जाएगी, है ना. तो आपको बताना है इस केस में क्या कोलिजन होगा, अगर होगा तो कब होगा, कितने टाइम बाद होगा, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कितने टाइम बाद कोलिजन होगा. सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, है ना. तो फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ए पार्ट, वही आपका कार 30 मीटर पर सेकेंड, ट्रक इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, सेपरेशन इनका है 60 मीटर, ठीक है, एंड इसका रिटार्डेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ठीक है. अब देखो, अगर मैं रिलेटिव मोशन के टर्म्स में बात करूँ तो एस रिलेटिव इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर होगा, ठीक है. Let's find relative velocity of car with respect to truck. अगर आप ट्रक के रिस्पेक्ट में, ट्रक कार के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रक आपसे कैसे मूव कर रहा है ना. तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कार विल बी वेलोसिटी ऑफ ट्रक माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विच इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा गाइस, 10 माइनस 30 विच इज माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, राइट. अगर आप कार से बैठ के देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा जैसे ट्रक 20 मीटर पर सेकेंड से आपकी तरफ आ रहा है ना. अगर आप कार से, ट्रक से कार को देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक कहलाएगा, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विच इज 30 माइनस 10 विच इज 20 मीटर पर सेकेंड, राइट. तो यहाँ पे आपको ऐसा नजर आएगा जैसे कार आपकी तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है ना. जब आप ट्रक से कार को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, जैसे कार आपकी तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और 20 मीटर पर सेकेंड से कार को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 60 मीटर, एंड द रिटार्डेशन ऑफ द कार इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. तो S रिलेटिव इज 60, V रिलेटिव इज 20 इंटू टी प्लस हाफ, A रिलेटिव इज -5 एंड दिस इज टी स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ से देखो कितना हो गया, 120 इज इक्वल्स टू 40t माइनस 5t स्क्वायर, रीअरेंज करो, 5t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0, राइट. एंड यहाँ से मिलेगा t स्क्वायर माइनस 8t प्लस दिस इज 24 इज इक्वल्स टू 0, राइट. अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी
डी की बात करूँ तो डी जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो ये हो जाएगा -8 होल स्क्वायर माइनस 4, a is 1 and c is 24, right? So d is less than 0, है ना? So इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब टाइम का कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पे टाइम रियल आ जाए, राइट? है ना? और टाइम इमेजिनरी हो नहीं सकता, मतलब कोलिजन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, कोलिजन आपका पॉसिबल नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। सो कोलिजन होगा ही नहीं तो कब होगा उसकी भी संभावना खत्म हो गई। सो नो कोलिजन विल अकर, है ना? ट्रक से पहुंचने से पहले ही ड्राइवर रुक जाएगा, कार जो है वो स्टॉप हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट गाइस, एनी डाउट? नहीं, चलिए अब बात करते हैं सेकेंड केस में। क्या बोला कि इफ द कार ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम इज 0.5 सेकेंड, ड्राइवर ने देखा कि मेरे आगे ट्रक है लेकिन ब्रेक अप्लाई करने में उनको ड्यूरेशन लगा 0.5 सेकेंड का। तो इस केस में आपको बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम रिटार्डेशन रिक्वायर्ड टू अवॉइड द कोलिजन, है ना? 0.5 सेकेंड तो हमें यही डिसाइड करने में लग गया कि ट्रक है तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, 0.5 सेकेंड खत्म। तो उस 0.5 सेकेंड में क्या होगा, ट्रक भी थोड़ा आगे बढ़ेगी, कार भी थोड़ा आगे बढ़ेगी, तो इनका जो रिलेटिव सेपरेशन है वो चेंज होगा, राइट? तो 0.5 सेकेंड में कितना रिलेटिव डिस्टेंस ये जो है वो कम होगा। सो लेट्स सी, एस रिलेटिव आपका क्या हो जाता है, वी रिलेटिव इंटू टी। वी रिलेटिव इज 20 इंटू टी इज 0.5, तो यहाँ से आप 10 मीटर जो है एस रिलेटिव घट जाएगा, है ना? 0.5 सेकेंड में 10 मीटर, 60 से 50 सेपरेशन पे आप आ जाएंगे। फाइन, तो इस सिचुएशन में हमें बताना है कि मिनिमम रिटार्डेशन क्या होना चाहिए ताकि कोलिजन ना हो पाए। ओके, सो उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, राइट? लेट्स सॉल्व इट ओवर हियर। अब देखो, दिस इज बी पार्ट, अगेन वही इक्वेशन अप्लाई करते हैं। दिस वन एस रिलेटिव इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, ठीक है? अब देखो एस रिलेटिव हो गया 50 इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव विच इज 20t प्लस हाफ रिटार्डेशन माइनस ए इंटू टी स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से आप बोलोगे 100 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2t माइनस ए टी स्क्वायर, सो ए टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 100 शुड बी 0, ठीक है? अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम की रियल वैल्यूज आ गई, दैट मीन्स कोलिजन इज पॉसिबल। हमें कोलिजन नहीं चाहिए, तो इसका जो डी वैल्यू होना चाहिए, हेलो विद्या, गुड टू सी यू बेटा, द डी वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। हम कोलिजन जस्ट अवॉइड भी कर सकते हैं एंड वी कैन मेक श्योर कि कोलिजन बिल्कुल भी ना हो, राइट? सो इन दैट केस डी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, राइट? सो डी इज minus sorry b square minus 4ac, so it is minus 40 square minus 4ac which is 100 should be less than 0, right? So we have 40 into 40 less than equal to 400 into a, so a is greater than equal to 4 meter per second square, right? If acceleration or let's say retardation is greater than equal to 4 meter per second square, then and then only you can avoid the collision, right? So what is the minimum value of retardation possible over here? 4 meter per second square. I hope this is clear. Great, excellent, excellent guys. Yeah, excellent. Chaliye, let's start with the next question. This question is very nice guys, try to solve this question with me, okay? Try to solve this question with me, है ना? And I want all of you to solve this question before me, all right? So the question is, a steel ball is dropped from the roof of a building, okay? So let's make a tower or a building and this is the highest point, so we are dropping one steel ball, so initial velocity of the ball is 0, right?
A man standing in front of a 1 meter high window in the building notes that the ball takes 0.1 second to fall from the top to the bottom of the window, right. So, we have a window somewhere over here and the length of this window is 1 meter and ball is taking 0.1 second to cross this window, which is over here, right. So, this duration is 0.1 second. So, after crossing this window, the ball continues to fall and strikes the ground. Okay, so, ball will cover this distance, it will strike the ground. After that, if the ball reappears at the bottom, rebounds at the bottom of the window 2 seconds after passing the bottom of the window on the way down, then find the height of the building. So, after crossing this window, this ball will strike the ground and it will rebound from the surface with the same velocity and it will reappear over here after 2 seconds crossing this window, right. So, अगर यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकेंड लगता है तो टाइम टू कम डाउन इज इक्वल्स टू टाइम टू गो अप, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में. सो दिस टाइम विल बी 1 सेकेंड एंड दिस टाइम विल बी अगेन 1 सेकेंड, राइट. We need to find the height of the building in this situation, right. So, let's solve this question. This is our tower, this is ground, okay, and we have one window over here and the width of the window is 1 meter. Time for crossing this window is 0.1 second. Ball will go down, it will rebound and come back to this level and it will take total 2 seconds. So, 1 second in going down and 1 second in coming up, right. So, this is 1 second, 1 second. Let's say it is rebounding with velocity v over here and it is striking with velocity v. Okay, है ना. I hope this is clear, right. Now, let's assume that height of the tower is capital H and this height is small h. Okay. So, after rebounding it will go up to the same height because it is rebounding with the same velocity, there is no loss of energy, right. Okay. So, using this situation we can write that over here final velocity will be 0. So, we can write v square is equals to u square plus 2gs, right. V square is 0, u square is v square in this case and it is plus 2 minus g into h. So, height of the tower will be v square upon 2g, but we need to find v because v is unknown, v is assumed quantity in the question, right, है ना. I hope this is clear. Okay, excellent. Now, this height h is covered in 1 second with velocity v, right. So, we can write h is equals to ut plus half at square. So, it will be v t is 1 second minus half a is g minus g, that is why minus g into 1 square. So, we have g is 10, so it will be 5. So, we have h is equals to v minus 5. Now, if I include the height of the window, total height will be h plus 1 meter, है ना. Total height will be h plus 1 meter and it is covered in 1 and 0.1 second. So, total time to cover h plus 1 height will be 1.1 second, right. So, let's apply this equation for the h plus 1 height and that is equals to v 1.1 minus half g 1.1 whole square, right. So, it will become h plus 1 is equals to 1.1 v minus 5 into 1.1 square is 1.21, right. Now, let us put the value of h in this equation. So, h is v minus 5. So, let us put this value over here. So, we will get v minus 5 plus 1 is equals to 1.1 v minus it is 5 into 1.21 is 6.05, right. So, this is v minus 4 is equals to 1.1 v minus 6.05 or you can
manipulate this equation. So it will be 6.05 minus 4 is equals to 0.1 V. So it is 2.05 is equals to 0.1 V, and V is 20.5 meter per second, right? So we got the value of V. Now let's put this value over here to get the value of height of tower, right? So H will be V square upon 2G. So it is 20.5 whole square divided by 2G. G is 10, right? So this will give you 21 meter. Okay. So height of the tower in the given question is 21 meter. All right. Excellent, excellent. Great. Now let's start with the next question. This is the last question of this session. This question is again very important. Okay. Right. So let's try to solve this question together. A balloon starts rising from the ground from rest at some constant acceleration. After some time, a stone is dropped from it. If the stone reaches the ground in the same time in which balloon reaches the dropping point from the ground, find the acceleration of the balloon. Okay. So let's say this is our ground level. Okay. Shreyans, Ashish, Vidya, Sandesh, guys, try this question and try to find the acceleration of the balloon in terms of G. I want this answer from all of you guys. Okay. So let's try this question. This object is starting from rest over here and its acceleration is, let's say, A in the upward direction. Okay. After reaching some height, what we'll do is we'll drop one stone from it. Okay. But at this point, the balloon will have some velocity in the upward direction. Okay. So let's assume that the time for reaching this height is t. So velocity of the balloon at this point will be v is equals to u plus at, and that is 0 plus a is a and t is t, right. So velocity is at. Okay. And height reached is capital H. Fine. When balloon is having velocity at, I am dropping one stone from it. Okay. So what will happen is stone will have the velocity of the balloon. Okay. So after dropping stone, stone will acquire velocity at in the upward direction and it will perform its motion under gravity. So G will be in the downward direction, right. Now what will happen to the stone? It will go up to a certain height. Its velocity will become 0 at the maximum height and it will come down over here at the ground, right. Okay. So you can see that in this case displacement of the stone is again h, right. And it is given in the question that stone reaches the ground in the same time in which the balloon reaches the dropping point from the ground. So balloon reaches the dropping point in time t, so stone will reach the ground in time t. So this entire journey will take time t for the stone, right. So let's write equations for balloon. So h is equals to ut plus half at square. U is 0 for the balloon, so it will be just half a t square. Okay. This is equation 1. Now let's write equations for the stone. So this is initial velocity direction for the stone. Let's say that direction is positive and this is downward direction. So let's say this direction is negative. So you can see that displacement of the stone is in negative direction, guys. Displacement of the stone is in negative direction, right. So for stone it will become minus h is equals to ut. Ut is equals to a into t, initial velocity at into t, right. So it is at square plus half a t square. So acceleration for the stone is g, which is again in the downward direction. So it will be minus g into t square, right. So we have minus h is equals to at square minus half gt square, but h is equals to half at square, right. So it will be minus half
AT square is equals to AT square minus half GT square. Okay, let's simplify this equation further. So we have minus half AT square is equals to AT square minus half GT square. Let's take this term over here. So it will be minus half AT square minus AT square is equals to minus half GT square. Right, so it is minus 3 AT square by 2 is equals to minus half GT square. Minus will cancel this minus, 2 will cancel this 2. So we have 3 AT square is equals to GT square, or A will be G by 3 T square upon T square. This T square will cancel this T square. So acceleration of the balloon is G by 3. Fine. Okay, any doubt guys, any doubt so far? Right, the concepts are very easy, questions are very easy, you just need to decode this question like this only. Okay, if you are facing any difficulty in any question, try to visualize that question, try to make the diagram, right, then you can easily understand that this question is very easy and I can solve it, right. Excellent, excellent. So that is it for today's session guys, and I have another class at 4 p.m. and one more class at 6 p.m. on infinitylearn.com. You can join my sessions over there. I'll teach electric potential and conservation of momentum. So in 4 p.m. class I'll teach conservation of momentum, and in 6 p.m. class I'll teach electric potential, right. So guys, be there, infinitylearn.com, right. And if you have any doubts in maths, biology, chemistry, you can always come to infinitylearn.com, right. We are also available there. So thank you so much guys for watching this session, and like this session, share this session and subscribe to our channel. Thank you so much.